देखो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फलन के प्रकार के बारे में, फलन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार जिसमें हम पहला फलन समझने वाले हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन कोई फलन है, फलन है कॉलन a is to b पर इस प्रकार परिभाषित हो कि समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो तो f को एकैकी फलन कहते हैं। एकैकी फलन कहते हैं। देखो कोई फलन है हमारे पास f, वो a से b पर परिभाषित है और इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों का, समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों का हम इस समुच्चय A से, इस डोमेन से डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो समुच्चय B के अंदर, इस कोडोमेन के अंदर डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान होने चाहिए। या मैं कहूं कि समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है तो वह फलन क्या कहलाएगा? एकैकी फलन कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा, इंजेक्टिव फलन कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल f कॉलम a is to b में इस प्रकार है कि f of x is equal to x square plus 1 जहां a is equal to 1 2 3 4 5 तथा b is equal to 2 5 10 17 26 37 और 50 तब क्या f एकैकी फलन है? एकैकी फलन है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे? हम समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयव लेंगे, समुच्चय B में डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं f of 1 का, f of 1 तो क्या आएगा? y is equal to f of 1 निकालना है, x की वैल्यू यहां पर हम रखें 1 तो देखो y की वैल्यू कहां से आएगी? इस b से आएगी तो क्या आएगी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज कितना? 2। तो इस 1 की इमेज कितनी है? 1 की इमेज कितनी है? 2 है तो 1,2 आएगा। जैसे y is equal to हम यहां x के स्थान पर लिखें 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो गया? 5। तो इस 2 की इमेज कितनी है? 5 2,5। ठीक है, जैसे y is equal to हम यहां लिखते हैं x is equal to 3 इनपुट किया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज कितना होगा? 10। तो इस 3 की इमेज कितनी आई? 10 आती है। दैट इज हमने x की वैल्यू यहां 4 रखी तो आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 17। तो यहां पर 4 की जो इमेज आई है वो 17 है। जैसे x की वैल्यू हम यहां 5 रखते हैं, x की वैल्यू हमने यहां 5 रखी तो आएगी 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 26। तो यहाँ 5 की इमेज कितनी आएगी? 26 आएगी। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ ये जो A से हमने अवयव लिए हैं वो सभी डिफरेंट है तो इस B में जो इमेज आ रही है वो भी डिफरेंट इमेज आ रही है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे ये हमारे पास समुच्चय A है, ये समुच्चय A है और यहाँ समुच्चय B है और समुच्चय A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, और समुच्चय B के अंदर है 2 5 10
17, 26, 37 और 50। यहाँ पर ये समुच्चय भी है। फलन समुच्चय A से B पर परिभाषित हो रहा है और किस तरीके से परिभाषित हो रहा है, y = f of x = x² + 1। तो देखो क्या होगा, इस 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 17, 5 की इमेज 26। देखो आप देखोगे समुच्चय A के भिन्न-भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न-भिन्न प्रतिबिंब हो रहा है, भिन्न-भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये f किस प्रकार का फलन होगा, एकैकी फलन होगा। अर्थात आप इसके लिए कॉन्सेप्ट भी डिफाइन कर सकते हो। अर्थात देखो हमारे पास दो एलिमेंट है x1, x2 इज बिलोंग्स टू a, x1, x2 इज बिलोंग्स टू a। तब एकैकी होने के लिए क्या होगा कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू x2, तो दिस इंप्लाइज आएगा f of x1 इज इक्वल टू f of x2। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 यदि हम लेकर चले थे तो आना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2। तो फलन किस तरीके का होगा, फलन हो गया 1-1 फंक्शन होगा। किस प्रकार का फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन होगा। 1-1 फंक्शन के लिए होना क्या चाहिए, एक की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, इधर एक अवयव तो इधर एक इमेज, इधर सिंगल अवयव तो इधर सिंगल इमेज। ये होता है 1-1, यानी कि इधर डिफरेंट एलिमेंट थी, इधर डिफरेंट इमेज होगी, तब फलन f कौन सा फलन कहलाएगा, एकैकी फलन होगा। कौन सा फलन होगा, एकैकी फलन होगा। यदि फलन f a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय A के भिन्न-भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न-भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है, तो यह f1-1 फंक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल था जिसमें समुच्चय A के भिन्न-भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न-भिन्न इमेज आई है। ठीक है, और यहाँ पर एक जनरल कांसेप्ट भी हमने देखा है, यदि आप डिफरेंट एलिमेंट लेकर चलोगे समुच्चय A से तो समुच्चय B के अंदर उसकी डिफरेंट इमेज आएगी, और यदि आप समान अवयव लेकर चलोगे तो समुच्चय B के अंदर समान इमेज आएगी। और यदि आप ऐसा मान के चलते हो कि समुच्चय B में समान इमेज है तो फाइनल रेस्पॉन्स आना चाहिए कि समुच्चय A के अंदर जो उनका पूर्व प्रतिबिंब आ रहा है वो भी समान आ रहे हैं। इस कंडीशन में जो परिभाषित फलन है वो किस प्रकार का होगा, एकैकी फलन होगा। ठीक है, अगला है मैनी वन फंक्शन। देखो सेकंड फंक्शन है हमारे पास मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन जिसको कहते हैं बहु एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन। ये क्या होता है, देखो नाम से स्पष्ट है मैनी वन, कि कोई फलन है वो समुच्चय A से B पर परिभाषित हो रहा है, तो समुच्चय A के अनेक अवयवों का समुच्चय B में केवल एक ही इमेज आ जाए, तो इस प्रकार का फलन जो होगा वो बहु एकैकी फलन कहलाएगा। यदि f कॉलन A/B में परिभाषित फलन इस प्रकार है कि समुच्चय A के दो या दो से अधिक अवयवों, दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय B में समान प्रतिबिंब विद्यमान हो तो फलन f या f बहुएकैकी फलन कहलाता है। बहुएकैकी फलन कहलाता है। ठीक है, बहुएकैकी फलन कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि हमने यहाँ पर x1, x2 is belongs to A ये अवयव लिए, और ये अवयव है वो डिफरेंट अवयव है परंतु इनकी इमेज समान आ गई। f of x1
इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ गई, इस तरीके से आ गई। तो ये फलन f है ना, ये किस प्रकार का होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। किस प्रकार का होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। और या हम ये कह दें यदि f एक एक ही फलन, यदि f एक एक ही फलन नहीं हो तो वह निश्चित रूप से बहु एककी फलन होता है, बहु एककी फलन होता है। यदि f एक एक ही फलन नहीं हो, वन वन फंक्शन नहीं हो, तो वो निश्चित रूप से किस प्रकार का फलन होगा, बहु एककी फलन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। जैसे हम समझते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यह समझे यदि f कॉलम 8 is to be इस प्रकार है कि f of x is equal to x square, जहां a is equal to -2 -1 0 1 2 तथा b is equal to 0 1 2 3 4 5, तब क्या f बहु एककी फलन है, तब क्या f बहु एककी फलन है। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझते हैं कि क्या ये फलन f मैनी वन फंक्शन होगा। तो देखो समझते हैं, इसे निकालते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ से लेंगे और y की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या इमेज आती है। जैसे x की वैल्यू हमको कहां से लेनी है, a से, और y की वैल्यू कहां है, b में, यानी डोमेन से हम वैल्यू यहाँ पर इनपुट करेंगे और आउटपुट के रूप में हमको यहाँ पर कोडोमेन से प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x -2 रखें तो y f ऑफ -2 तो आएगा -2 का स्क्वायर, दैट इज कितना 4। तो -2 की वैल्यू कितनी, -2 की इमेज कितनी है 4। x हम रखते हैं यहाँ पर -1 तो y f ऑफ -1 तो आएगा -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। x 0 तो y f ऑफ 0 तो 0 का स्क्वायर 0। x 1 तो y f ऑफ 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। x 2 y f ऑफ 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो यहाँ जैसे ये समुच्च A है और इधर समुच्च B है। समुच्च A जैसे -2 -1 0 1 2 और B के अंदर 0 1 2 3 4 5। देखो -2 की इमेज 4, 1 की इमेज 1, ठीक है, 0 की 0 और 1 की फिर 1 फिर 2 की फिर 4। आप देखोगे यहाँ -2 और +2, -2 और 2 इन दोनों की इमेज कितनी है 4, -1 और +1 दोनों की इमेज कितनी है 1। यानी कि 2 या 2 से अधिक अवयवों की सेम इमेज आ रही है, समान प्रतिबिंब आ रहा है। यानी कि ये एक ही फलन नहीं है। एक ही फलन होने के लिए इधर भिन्न-भिन्न अवयवों का इधर भिन्न-भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए था, परंतु इधर अवयव भिन्न-भिन्न है परंतु इमेज कैसी आ रही है, समान आ रही है। इस कंडीशन में ये किस प्रकार का फलन होगा, बहु एककी फलन होगा। या मैं ये कह दूं यदि फलन एककी नहीं होता है तो वो निश्चित रूप से किस प्रकार का होता है, बहु एककी फलन होता है। मैनी वन, अनेक का एक। अनेक का एक का मतलब इधर से आपने अनेक अवयव लिए भिन्न-भिन्न, तो इधर अब सेम इमेज आ रही है, एक ही इमेज आ रही है। अनेक अवयवों की एक ही इमेज आ रही है कि इधर से आप भिन्न-भिन्न अवयव ले रहे हो और इधर समान इमेज आ रही है। तो इस कंडीशन में जो फलन है वो कौन सा होता है, बहु एककी होता है। कौन सा फलन होता है, बहु एककी फलन होता है। तीसरा है भाई ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन इट मींस आक्षादक फलन। आक्षादक फलन ये क्या होता है, देखो यदि f कॉलन a टेंड्स टू b में परिभाषित एक फलन इस प्रकार है कि समुच्च B के
प्रत्येक अवयव का समुच्चय A में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, उल्टा होता है। सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तब फलन कौन सा होता है? आक्षादक फलन होता है। इस प्रकार है कि समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का समुच्चय A में पूर्व प्रतिबिंब, समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का समुच्चय A में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो F आक्षादक फलन कहलाता है। आक्षादक फलन कहलाता है। या फलन F के लिए, या फलन F के लिए परिसर बराबर सप्रांत हो तो F आक्षादक फलन होता है। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काम करते हैं। यदि किसी फलन के लिए परिसर बराबर सप्रांत हो जाए कि जो एलिमेंट परिसर में आ रहे वो एलिमेंट सप्रांत में आ रहे, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाए, तो वह फलन कौन सा होगा? वह फलन होगा आक्षादक फलन, ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे समझते हैं ये समुच्चय A हमारे पास और इधर ये समुच्चय B है। ठीक है, और फलन A से B पर जा रहा है और इस प्रकार जा रहा है कि A B C D। ठीक है, इधर अवयव है, इधर 1 2 3 4, इधर अवयव। ठीक है, 1 2 3 4, या और भी देख लेते हैं एक, और इधर जैसे हमने लिख दिया E लिख दिया। तो देखो जैसे इस A का एलिमेंट A का ये है, 2 का B है, ठीक है, और C का 3 है और D का 4 है, और जैसे यहाँ पर और लिख लेते हैं 5, और इसका जैसे इसका देकर चले हम 5 E का है। तो आप देखोगे कि इधर के प्रत्येक अवयव का, इधर इस B के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, ये समुच्चय ये सप्रांत है, ये क्या है? सप्रांत है। सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रांत से क्या आता है? पूर्व प्रतिबिंब। प्रांत में क्या आता है? पूर्व प्रतिबिंब। इसमें पूर्व प्रतिबिंब है और सप्रांत में क्या आता है? प्रतिबिंब आता है। यहां क्या आता है? प्रतिबिंब आता है। ठीक है, तो सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए हम इस फलन को क्या कहेंगे? आक्षादक फलन कहेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ऑनटू फलन कहेंगे। और साथ ही साथ आप इसका परिसर निकालोगे, आप इसकी रेंज निकालोगे। रेंज, तो रेंज क्या आएगी? 1 2 3 4 और 5। बोलो आएगी नहीं आएगी? ये इनके प्रतिबिंबों का समुच्चय होगा। और इसका कोडोमेन निकालें हम, कोडोमेन निकालें तो पूरा का पूरा समुच्चय भी होता है 3 4 5। अब आप देखोगे दोनों इक्वल आए, यानी कि जो रेंज है, रेंज वो इक्वल आया इसके कोडोमेन के। तो इस कंडीशन में भी ये फलन क्या होता है? आक्षादक फलन होता है। सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तब भी फलन कौन सा होता है भाई? तब भी फलन होता है F क्या कहलाएगा? आक्षादक फलन। क्या होगा? आक्षादक फलन। या इस फलन के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ जाए तब भी कौन सा होगा? आक्षादक फलन होगा। चौथे फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो होता है भाई इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन जिसको कहते हैं अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन, ठीक है, ये अंतरक्षेपी फलन क्या होता है कि सप्रांत में कोई एक अवयव या अधिक अवयव ऐसे रह जाएं कि जिनका प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो इस कंडीशन में फलन जो F होता है, फलन F जो होगा वो अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। ठीक है, चलो इसको क्लियर करते हैं। यदि
f फलन a is to b में परिभाषित एक फलन इस प्रकार है कि समुच्चय B में एक या अधिक अवयव ऐसे हैं जिनका समुच्चय A में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तब f अंतर्क्षेपी फलन कहलाता है। कौन सा फलन कहलाएगा? अंतर्क्षेपी फलन कहलाएगा। या f के लिए परिसर नॉट इक्वल टू सेप्रांत हो तो f को अंतर्क्षेपी फलन कहते हैं। f के लिए परिसर नॉट इक्वल टू सेप्रांत हो तो हम f को क्या कहेंगे? अंतर्क्षेपी फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यह समझें कि समुच्चय 1 2 3 4 5 ये समुच्चय A है और इधर समुच्चय B है। ठीक है, और A से B पर x जा रहा है, A B C D E F G। अब देखो इसका ये, ठीक है, और 2 का भी A, 3 C, 5 का D और E F G, ये ऐसे अवयव है जिनका यहाँ कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, जहां इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, ऐसे यहां भी हो सकता है। जैसे हम ये कर दें, इसको यहां से हटा करके और इसको इस पर लगा दें, इस कंडीशन में क्या इस कंडीशन में ये आक्षादक फलन होगा? क्या इस कंडीशन में आक्षादक नहीं होगा? आक्षादक क्यों? क्योंकि इसमें 2 का इधर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। हाँ, इस 2 को हटा दो, अब आक्षादक हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहां 2 लगाते हो तो ये आक्षादक नहीं, अंतर्क्षेपी फलन हो जाएगा। कौन सा? अंतर्क्षेपी फलन हो जाएगा। ये आक्षादक हम क्या करेंगे? इधर इसको इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, हाँ, यदि हम यहां से 5 हटा देते हैं, इस तरीके से हमने हटा दिया, ये हटा दिया और इसको इस तरीके से कर दिया, क्या अब ये आक्षादक है? हाँ बिल्कुल, अब ये आक्षादक है। इधर प्रत्येक अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, परंतु अब ये एक है कि नहीं है, केवल आक्षादक है। कौन सा होगा? केवल आक्षादक। ठीक है, केवल आक्षादक फलन होगा। कौन सा? केवल आक्षादक। परंतु यहाँ EFG का इस समुच्चय A के अंदर, इस प्रांत के अंदर, इस प्रांत में, और ये है सेप्रांत, इस सेप्रांत से प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। किनके लिए? EFG के लिए। इसलिए ये F कौन सा फलन होगा? अंतर्क्षेपी फलन होगा। कौन सा होगा? अंतर्क्षेपी फलन। आप इसकी रेंज निकालोगे, रेंज, तो इसकी रेंज आएगी A B C और D, A B C D, और इसका कोडोमेन निकालोगे, कोडोमेन आएगा समुच्चय B। आप देखोगे कि इस समुच्चय के लिए रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये फलन कौन सा होगा? अंतर्क्षेपी फलन होगा। कौन सा फलन होगा? अंतर्क्षेपी फलन होगा। देखो अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं बेटा। पांचवा फंक्शन, पांचवा है एकेकी आक्षादक फलन। एकेकी आक्षादक फलन जिसको कहा जाता है 1 onto फंक्शन, 1 onto फंक्शन। ठीक है, तो ये कैसा फलन होगा? ऐसा फलन जो एकेकी के साथ साथ, ऐसा फलन जो एकेकी के साथ साथ आक्षादक भी हो तो यह एकेकी आक्षादक फलन कहलाता है। एकेकी आक्षादक फलन कहलाता है।
कहलाता है। ऐसा फलन जो एक के साथ साथ कैसा हो, आक्षादक भी हो, तो कौन सा फलन होगा, एक आक्षादक फलन होगा। फिर होता है एक अंतरछेदी फलन, एक अंतरछेदी फलन 1 into फंक्शन 1 into फंक्शन। ये क्या होगा, ऐसा फलन जो एक के साथ साथ अंतरछेदी भी हो, ठीक है। ऐसा फलन जो एक के साथ साथ, ऐसा फलन जो एक के साथ साथ अंतरछेदी हो, तो यह एक अंतरछेदी फलन कहलाता है। एक अंतरछेदी फलन कहलाता है, ठीक है। अगला है 7वां, बहु एक आक्षादक फलन, बहु एक आक्षादक फलन many one onto function, many one onto function। देखो क्या होता है, ऐसा फलन जो बहु एककी के साथ साथ आक्षादक हो, तो ऐसा फलन जो बहु एककी के साथ साथ आक्षादक हो, तो यह बहु एककी आक्षादक फलन कहलाता है। 8वां है बहु एककी अंतरछेदी फलन, बहु एककी अंतरछेदी फलन many one into function। देखो ये क्या होता है, ऐसा फलन जो बहु एककी के साथ साथ अंतरछेदी भी हो, तो यह बहु एककी अंतरछेदी फलन कहलाता है। बहु एककी अंतरछेदी फलन, बहु एककी अंतरछेदी फलन कहलाता है। देखो ये 12 फंक्शन है, एक के साथ दूसरा होने पर उसका कंबाइन नाम दिया जाता है। देखो एक के साथ साथ आक्षादक तो होगा एक आक्षादक, एक के साथ अंतरछेदी तो होगा एक अंतरछेदी, फिर बहु एककी के साथ आक्षादक तो होगा बहु एककी आक्षादक, और बहु एककी के साथ अंतरछेदी तो होगा बहु एककी अंतरछेदी। अगला होता है 9वां, आइडेंटिटी फंक्शन जिसको कहा जाता है तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन, देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तत्समक फलन समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित ऐसा फलन, समुच्चय ए पर परिभाषित ऐसा फलन जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल
स्वयं से संबंधित हो तो f को तत्समक फलन कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है, समुच्च A पर परिभाषित ऐसा फलन जिसमें समुच्च A का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो तो f को क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। इसको लिखेंगे क्या? आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। जो वो प्रत्येक अवयव जो a के अंदर आ रहा है वो केवल स्वयं से संबंधित है, तो कौन सा फंक्शन होगा? वो होगा आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, उसको कहते हैं कौन सा? तत्समक फलन। वो होता है कौन सा? तत्समक फलन। नेक्स्ट होता है 10वां प्रतिलोमीय फलन। प्रतिलोमीय फलन या व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन इसको कहा जाता है इन्वर्टेबल फंक्शन। देखो क्या होता है इन्वर्टेबल फंक्शन, समझना होगा। यदि f फलन a tends to b में परिभाषित एक की आक्षादक फलन हो, एक की आक्षादक फलन हो तो इसका प्रतिलोमीय फलन या इनवर्स फंक्शन भी कहा जाता है। इसको इन्वर्टेबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन भी इसको कह देते हैं, इनवर्स फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन। तो इसका प्रतिलोमीय फलन परिभाषित होता है, परिभाषित होता है। और किस तरीके से होता है? f इनवर्स फलन b tends to a, f इनवर्स फलन b tends to a, इस तरीके से होता है। अतः देखो यदि f फलन a tends to b में है तो ये होगा y is equal to f of x, जहां x belongs to a and y belongs to b। तब होगा क्या? ये y इधर आ जाएगा तो आएगा x is equal to f inverse y, x is equal to f inverse y। देन आप लिखोगे क्या? f inverse फलन b tends to a। ठीक है, यहां होगा क्या? देखो f का जो प्रांत है, f का प्रांत वो f इनवर्स का सहप्रांत बन जाएगा, सहप्रांत या परिसर होगा। और यहाँ f का जो सहप्रांत है या सहप्रांत या जो परिसर है, सहप्रांत या परिसर वो f का प्रांत बन जाएगा, वह f का क्या होगा? प्रांत होगा। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? इन्वर्टेबल फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन कहते हैं। इनवर्स फंक्शन के लिए फलन का एक ही आक्षादक होना जरूरी है। कौन सा? एक ही आक्षादक फलन होना जरूरी है। एक ही आक्षादक फलन क्या होता है? ऐसा फलन जो एक ही भी हो और आक्षादक भी हो। कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा 1/1 फंक्शन, या इसको कहते हैं बाइसेक्टिव फंक्शन। बाइसेक्टिव फंक्शन, ये बाइसेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, एक के साथ साथ आक्षादक होना वो होता है बाइसेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और यदि कोई फंक्शन बाइसेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा, उसका इनवर्स या प्रतिलोमीय फलन परिभाषित होता है। ठीक है, अब बात है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अगला है कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। देखो ये संयुक्त फलन क्या होता है? यदि f कॉलन a tends to b तथा g कॉलन b tends to c हो तो इनके संयुक्त फलन को g ऑपरेट f कॉलन a tends to b c
से व्यक्त करते हैं जब हम ये सॉल्व कैसे होगा, g ऑपरेट f ऑफ x बराबर g f ऑफ x, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो समझना होगा आपको, होता क्या है, जैसे ये समुच्च A है, ये समुच्च A है, यह समुच्च B है और ये है समुच्च C, ये समुच्च C है। A से B पर फंक्शन f डिफाइन हो रहा है, B से C पर फंक्शन g डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तब इनका संयुक्त फलन इस तरीके से जाएगा, देखो इसमें x आएगा तो इसके अंदर आएगा f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा नेक्स्ट, इसके अंदर हम निकालेंगे, इसके लिए यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, यहां आएगा g ऑफ y और y इक्वल टू क्या है f ऑफ x, y इक्वल टू क्या है f ऑफ x, तो क्या लिखेंगे f ऑफ x, और यही क्या होता है g ऑफ x, इसी को क्या कहते हैं g ऑपरेट f ऑफ x, g ऑपरेट f ऑफ x। और ये कहां से कहां जाता है, ये इस तरीके से जाता है a से c पर, g ऑपरेट f, g ऑपरेट f, तो पता है कैसे लिखेंगे, f का तो आता है प्रांत, तो f का प्रांत कौन a, और इसका आता है सहप्रांत, इसका क्या आता है सहप्रांत, और वो सहप्रांत क्या होगा c, तो ये कहां से कहां जाएगा भाई, a से b पर नहीं, a से कहां जाएगा c पर जाएगा। g ऑपरेट, जैसे अब यहां पर आप ये निकालोगे क्या, f ऑपरेट g निकालोगे तो पता है क्या होगा, g का आएगा प्रांत, और g का प्रांत कौन b, और f का आएगा सहप्रांत, f का सहप्रांत कौन b, तो ये जाएगा b से b पर। देखो g ऑपरेट f भी परिभाषित हो सकता है और f ऑपरेट g भी परिभाषित हो सकता है, परंतु एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो पहला फंक्शन है इसका जो सहप्रांत है और जो दूसरा फलन है उसका जो प्रांत है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, तभी ये डिफाइन हो सकते हैं। g ऑपरेट f या f ऑपरेट g की सहप्रांत इज सबसेट ऑफ प्रांत, ठीक है। तो ये चीज कि पहले फंक्शन का जो सहप्रांत है वो दूसरे फंक्शन के प्रांत का सबसेट होना चाहिए, तभी ये डिफाइन हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हुआ संयुक्त फलन, संयुक्त फलन क्या होता है g ऑपरेट f, ये संयुक्त फलन होता है, सॉल्व ये इस तरीके से होता है, जैसे g ऑपरेट f ऑफ x है तो g एंड f ऑफ x इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, जो भी f ऑफ x देखने को मिलेगा उसको आप यहां रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहीं से आप व्युत्पन्नीय फलन की भी डेफिनेशन निकाल सकते हो। व्युत्पन्नीय फलन की डेफिनेशन कैसे निकालोगे, ध्यान देना। देखो हमारे पास दो फंक्शन है f कॉलन a tends to b एंड g कॉलन b tends to c, ठीक है। तो आपने सबसे पहले निकाला, जैसे g ऑपरेट f निकाला और g ऑपरेट f i a आ गया, और f ऑपरेट g निकाला, f ऑपरेट g i b आ गया, तब यह आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a है, समुच्च a पर तत्समक और ये समुच्च b पर तत्समक, तब g को f का इनवर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, g इक्वल टू f इनवर्स, क्या लिखेंगे g इक्वल टू f इनवर्स, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो f इनवर्स ऑपरेट f इक्वल टू i a, या f ऑपरेट f इनवर्स इक्वल टू i b, ठीक है। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ बेहतरीन बातें ये हैं, बेहतरीन बातें क्या है कि यहाँ ये साचार्य नियम का पालन करता है, जैसे g ऑपरेट, जैसे हम बात करते हैं f ऑपरेट g ऑपरेट h, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो f ऑपरेट g ऑपरेट h, ये साचार्य नियम का भी पालन करता है, पर क्रमनिय नियम का पालन नहीं करता। दूसरा आप ये नहीं कर सकते f ऑपरेट g इक्वल टू c ऑपरेट f, ये इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है, पर ये साचार्य नियम का पालन करता है। तीसरा देखो प्रतिलोम फलन जो होता है वो अद्वितीय होता है, प्रत्येक फलन के लिए प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, ठीक है, केवल एक ही होता है। प्रत्येक फलन के लिए प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, ठीक है। प्रत्येक फलन के लिए जो प्रतिलोम फलन होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, ठीक है, वो यूनिक ही होगा। ऐसा नहीं कि एक से अधिक किसी फलन के प्रतिलोम फलन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं
नहीं है, इस तरीके से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है।